बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दिल थाम के। मैं हूं राना ज़फ़र इकबाल ज़फ़र। वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि आप अपनी मोहब्बतों का सबूत दें और हमें ऑक्सीजन मिलती रहे। तो आज की अहम खबरों की तरफ चलते हैं। सबसे पहले कौमी सलामती पॉलिसी के हवाले से है, उस पर आपको बताते हैं कि कौमी सलामती पॉलिसी के अहम नुकात सामने आ गए हैं। 100 से ज़्यादा सफ़ात पर मुश्तमिल पॉलिसी का आधा हिस्सा पब्लिक करने का फैसला किया गया है। ज़राए के मुताबिक 100 से ज़्यादा सफ़ात पर मुश्तमिल पॉलिसी का आधा हिस्सा पब्लिक करने का फैसला किया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जुमा को 50 सफ़ात पर मुश्तमिल गैर खुफिया पॉलिसी के नुकात का इजरा करेंगे। पॉलिसी इकॉनमी, मिलिट्री और ह्यूमन सिक्योरिटी 3 बुनियादी नुकात पर मुश्तमिल है। ज़राए के मुताबिक इकॉनमी सिक्योरिटी को कौमी सलामती पॉलिसी में मरकज़ी हैसियत दी गई है। पाकिस्तान में कौमी सलामती से मुतल्लिक़ पहली बार जामिया पॉलिसी तैयार की गई है। सलामती पॉलिसी पर सालाना बुनियादों पर नज़रसानी की जाएगी। नई हुकूमत को पॉलिसी पर रद्दोबदल का अख्तियार हासिल होगा। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी पॉलिसी की वारिस होगी। हर महीने हुकूमत नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की अमल दरामद रिपोर्ट पेश करने की पाबंद होगी। पॉलिसी में 2 से ज़्यादा एक्शन वाज़े किए जाएंगे। पॉलिसी एक्शन का पहला हिस्सा क्लासीफाइड तस्वर होगा। खित्ते में अमन, राब्ताकारी और हमसाया ममालिक के साथ तजारत पॉलिसी का बुनियादी नुक्ता होगा। ज़राए के मुताबिक हाइब्रिड डोर अफेयर भी कौमी सलामती का हिस्सा होगा। मुल्की वसाइल को बढ़ाने की हिकमत अमली दी गई है। कश्मीर को पाकिस्तान की सलामती पॉलिसी में अहम करार दिया गया है। मसला कश्मीर का हल पॉलिसी की तरजीहात में शामिल है। पॉलिसी पर सियासी फरीकियन को इत्मीनान में लेने के लिए नेशनल सिक्योरिटी डिवीज़न आमादा हो गया। बढ़ती आबादी को ह्यूमन सिक्योरिटी का बड़ा चैलेंज करार दिया गया है। शहरों की जानब हिजरत सेहत, पानी और माहौलियात की पॉलिसी का हिस्सा है। ज़राए के मुताबिक फूड और सर्फी इम्तियाज़ ह्यूमन सिक्योरिटी के अहम अंसर हैं। ईरान पर पाबंदियाँ ख़त्म होने के बाद हुकूमत को मामलात आगे बढ़ाने का अख्तियार भी तजवीज़ है। गुड गवर्नेंस, सियासी इस्तेहकाम, फेडरेशन की मजबूती पॉलिसी का हिस्सा है। और ये एक अच्छी काविश है जी। मौजूदा गवर्नमेंट के काम तो इस पर शुरू हुआ था वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के दौर में, जब शाह APS हुआ उस वक्त से ये काम, लेकिन इसको नज़रअंदाज कर दिया गया, इस पर काम ना हो सका। बहरहाल इस पर अब काम हुआ है, तो ये एक पाकिस्तान के लिए, हमारे मुल्क के लिए बहुत अहम है जी। इस पर ज़रूर जो है अमल दरामद होना चाहिए और जो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो उसकी तरफ हमें बढ़ना चाहिए। तो इसके साथ साथ जनाब आज वफाक के नुमाइंदों का जनाब पार्लियामेंट हाउस में टाकरा हुआ है। उस हवाले से भी आपको सुनाते हैं कि शहबाज शरीफ ने क्या कहा और उसके बाद उसका जवाब किसने और किस तरह दिया। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा कि टैक्सों में इजाफा नहीं होने देंगे। हुकूमत नया बिल लाए साथ देंगे, वरना पार्लियामेंट के अंदर और बाहर मज़ामत होगी। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने मनी बजट पर हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा। वज़ीर ख़जाना ने कहा था कि इमरान न्याज़ी IMF के आगे डट जाएगा, लेकिन $1 अरब की खातिर इमरान न्याज़ी घुटने टेक चुके हैं। कौमी असम्बली का इजलास बुध को मुनक्कद हुआ, जिस पर मनी बजट पर बहस की गई और कायद हिज़्ब इख्तिलाफ ने मनी बजट पर हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। शहबाज शरीफ ने कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो समेत साबका हुकूमतों की काविशों से पाकिस्तान एटमी ताकत बना। बड़ी गल है भाई, बड़ी गल है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का कम अज़ कम ना तो लैन लग पैने ना, लेकिन इस मनी बजट से हमारे पाँव बेड़ियों में जकड़े जाएंगे।
یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہاتھ میں آپ کے کشکول ہو اور دوسرے میں ایٹمی طاقت ہو؟ کبھی آگ اور پانی اکٹھے چل سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ ممکن نہیں، یا کشکول رکھے یا آپ کو اپنی ایٹمی طاقت پر سمجھوتا کرنا ہوگا، لہذا ہمیں بہت سوچ سمجھ کر فیصلے کرنے ہوں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ وزیر خزانہ نے کہا تھا کہ عمران نیازی IMF کے آگے ڈٹے گا، مگر اس نے گھٹنے ٹیکے۔ انہوں نے کہا کہ منی بجٹ نہیں آئے گا اور ٹیکس فری بجٹ ہوگا۔ آج 7 ماہ بعد منی بجٹ بھی آ رہا ہے اور اب ٹیکسز بھی لگائے جا رہے ہیں۔ PTI حکومت نے صرف ایک ہی چیز میں اعلیٰ مہارت حاصل کی اور وہ یو ٹرن ہے۔ جو دعویٰ کرتے ہیں اس پر مکر جاتے ہیں۔ ٹیکس فری بجٹ اور منی بجٹ پر بھی انہوں نے اپنی روایات کے مطابق یو ٹرن مارا۔ قائد حزب اختلاف نے مزید کہا کہ غربت و بیروزگاری سے ستائے ہوئے عوام، اس پر منی بجٹ پر 350 ارب روپے کے ٹیکس لگائے جا رہے ہیں۔ اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جب اسد عمر وزیر خزانہ بنے تو انہوں نے منی بجٹ میں 400 ارب روپے کے ٹیکس لگائے۔ اس کے بعد شبر زیدی اور عبدالحفیظ کی جوڑی آئی، انہوں نے 700 ارب کے ٹیکس لگائے، اور پھر شوکت ترین آئے، انہوں نے 300 ارب کے ٹیکس بڑھائے اور 350 ارب کے ٹیکس لگانے کا مزید نسخہ اس منی بجٹ پہ لے آئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ سارے ملا کر 1700 ارب روپے کے ٹیکس بنتے ہیں، اور اس کے باوجود بھی GDP کی مناسبت سے ٹیکس کی شرح وہ نہیں جو ہم نے 2018 میں چھوڑی تھی۔ ہمیں جو اطلاعات موصول ہو رہی ہیں اس کے مطابق اس سال پاکستان کی سب سے زیادہ درآمدات ہوگی۔ یہ سال تاریخ میں سب سے زیادہ خسارے والا ہوگا۔ تجارتی خسارہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کووڈ نے ایک طرح سے ان کو ریسکیو کر لیا، کیونکہ ہمارا تجارتی خسارہ توازن میں رہا، لیکن جو ہی برآمدات اور درآمدات بڑھی تو یہ خسارہ دن رات بڑھ رہا ہے اور ان کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ نہ یہ ڈالر کو کنٹرول کر سکے، نہ مہنگائی، نہ غربت کو کنٹرول کر سکے، نہ بیروزگاری اور خسارے کو کنٹرول کر سکے، نہ یہ مری کے آسے کو کنٹرول کر سکے۔ ان کے بس میں ہے کیا؟ اس سے زیادہ نااہل اور منحوس حکومت پاکستان کی تاریخ میں آج تک نہیں آئی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا گردشی قرضہ 2700 ارب روپے پر پہنچ چکا ہے۔ ہم نے جب حکومت چھوڑی تو یہ 1100 ارب تھا۔ ان 3 سالوں میں بجلی قیمتیں 1 سے زائد مرتبہ بڑھائی گئی، اور اس کی وجہ حکومتی بینچوں نے پیش کی کہ ہم گردشی قرضوں کو کنٹرول کریں گے، لیکن نہ گردشی قرضے کنٹرول ہوئے، جبکہ بجلی قیمتوں نے پاکستان کی صنعت اور زراعت کو برباد کر دیا۔ آج ایک ارب ڈالر کا عمران نیازی گھٹنے ٹیک رہا ہے۔ جو قوم بھیک مانگتی ہے وہ بھیک کی عادی ہو جاتی ہے، وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ وہ ہم سے پوچھیں مہنگائی ہے یا نہیں؟ چند ہفتے قبل خیبر پختونخوا غیروں معاملے نے بلدیاتی انتخاب میں بتا دیا مہنگائی ہے یا نہیں۔ اس بدترین شکست نے ان کی آنکھیں کھول دی ہوں گی، اور اب انہیں وہاں غربت اور غریب دونوں نظر آتے ہوں گے۔ قومی اسمبلی قائد اختلاف نے کہا کہ اگر آپ کو غریب اور غربت نظر نہیں آ رہی تو میں آپ کو بلا خوف و تردید کہہ سکتا ہوں کہ عوام کو PTI اگلے الیکشن میں نظر نہیں آئے گی۔ جب شفاف الیکشن ہوں گے تو پاکستان کے کروڑوں عوام کو آٹے دال کا بھاؤ بتائیں گے اور عبرتناک سبق سکھائیں گے۔ حکومت نے کبھی اپوزیشن کی بات ماننا پسند نہیں کیا، کیونکہ یہ اپنی انا میں گرفتار ہے، ضد میں رہتے اور خود کو آئنسٹائن سمجھتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب نے یہاں پہ بہت زبردست باتیں کی اور بہت کھل کر باتیں کی۔ ویسے ایک بات ہے، جب وہ اسمبلی میں بولتے ہیں اور تو ان کے وہ کمر والا درد بھی چلا جاتا ہے۔ یہاں پہ انہوں نے بولا، سچ بھی بہت کچھ بولا، لیکن اس میں زیادہ میٹھا ڈالتے گئے۔ جب وہ کرتے ہیں نا اپنے دور کا اور اس حکومت کا مقابل، جب اس کا کرتے ہیں موازنہ کرتے ہیں تو وہ کئی چیزیں بھول بھی جاتے ہیں۔ ہاں مہنگائی ہے، KPK میں انہیں حکومت کو بہت بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اچھا انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا کہ عوام کے لیے دودھ کی شہد کی نہریں بہا دی ہوں۔ نہ ہی جناب شہباز شریف اور لالا نواز شریف صاحب نے عوام کے لیے شہد اور دودھ کی نہریں بہائی تھی۔ جس نے بھی آیا کشکول اس کے ہاتھ میں تھا۔ ہم نے تو جب سے وہی سنبھالا کشکول ان حکمرانوں کے ہاتھ میں دیکھا۔ کبھی انہوں نے کس حوالے سے کشکول اٹھایا اور کبھی کس حوالے سے، لیکن
जब भी इन्होंने किया इस मुल्क का कबाड़ा ही किया। मौजूदा हवाले से अभी 5 साल पूरे होंगे तो पता चलेगा कि ये जनाब इमरान खान साहब ने पाकिस्तान का बेड़ा कहाँ कहाँ गर्क किया और कहाँ का फ़ायदा पहुँचाया। लेकिन एक बात दुरुस्त है, वो ये है कि अभी तक करप्शन के इल्ज़ामात नहीं हैं जो इन पर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर मिनटों में लग जाते थे। तो अब आते हैं जनाब असद उमर की तरफ कि उन्होंने इनके जवाब में क्या कहा था। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबा बंदी असद उमर ने कहा कि मुल्क को ग्रे लिस्ट में साबिक़ हुकूमत ने डलवाया। दुरुस्त है, फैफट बिल की मुस्लिम लीग नून ने मुखालफत की थी। पाकिस्तान मुआशी तरक्की की जानब गामजन है। गल नहीं मनने वाली, मिठा घट पाओ पाजी। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा, जब आप लोग सवाल करते हैं तो जवाब भी सुनने के लिए तैयार हो जाए। ग्रे लिस्ट नाम मुस्लिम लीग की हुकूमत में डाला गया। फैटफ ठीक करते करते अमाद अजहर अच्छा भला नौजवान था, बूढ़ा हो गया। चैलेंज करता हूँ, फैटफ बिल की मुस्लिम लीग नून ने मुखालफत की थी। ये लोग जितना मर्जी शोर करें, हक की आवाज़ दबाई नहीं जा सकती। हम इन आवाज़ों से दबने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ उठकर ऐवान से चले गए, इनमें सच सुनने की हिम्मत नहीं। आप जरदारी को अली बाबा चाली चोर कहने वाला हमें दर्स दे रहा है और कहता है कि जरदारी का पेट फाड़ूंगा। ये लोग अगर वो पैसा लेकर आते तो शायद IMF ना जाना पड़ता। बात तो सच है। ये जो जितना फिक्रा है ना, शहबाज शरीफ को सच सुनने की हिम्मत नहीं और आसिफ जरदारी, और ये सच है, ये बात भी ठीक है। उन्होंने कहा कि इनके साथ बैठने को तैयार है। अगर इनके साथ बैठेंगे तो क्या टीटी लगाना सीखेंगे? इनके तनख्वाहदार मुलाजिम के अकाउंट में अरबों रुपए जमा कराएंगे। बात तो दुरुस्त है। मुस्तफा इस्माइल ने खुद कहा कि मशीयत तबाही की तरफ जा रही है। आज शहबाज शरीफ कह रहे हैं मशीयत को तबाह कर दिया गया। अगर ये कहते हैं तो मुफ्ता इस्माइल की वीडियो भी सुना दूंगा। इनका कहना था कि अपोजिशन लीडर ने कहा कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन करना चाहिए। इनके बड़े भाई 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे। कौन सा अपोजिशन के साथ चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन किया था बता दे। 4 दफ़ा नून लीग, 7 दफ़ा पीपल पार्टी IMF से मुआहदा कर चुके हैं और आज ये गैरत का दर्स दे रहे हैं। जब ये हुकूमत छोड़ कर गई तो दूध और शहद की नदियाँ नहीं बह रही थी। ये बात ठीक है, दुरुस्त किया आपने असद उमर साहब, लेकिन मिठा ज़्यादा ना पाओ। कौमी असम्बली में खिताब करते असद उमर ने कहा कि अपोजिशन लीडर ने बड़ा अच्छा शेर सुनाया। काश इनके मशीयतदान भी इतने ही अच्छे होते जितना अच्छा शेर सुनाया। इनको तो डिग्गी के खिलाफ खुद तारीफ़ें करना पड़ती थी। हमारी हुकूमत की कोरोना पॉलिसी की आज पूरी दुनिया तारीफ़ कर रही। साहब हुकूमत में किसान को पूरी कीमत नहीं मिलती थी। हमारी हुकूमत ने किसान की आमदन में इजाफा किया। ये खुद माफिया के साथ मिले हुए थे और आधी शुगर मिले इनकी अपनी थी। कोरोना की हद तक ठीक है पाजी, लेकिन जहाँ किसान की बात आती है तो आज सड़कों पर रो रहे हैं खाद के लिए, उनको खाद नहीं मिल रही। रेट 1700 कितने रुपए है, 2500 रुपए में बिक रही है। किसान इस दफ़ा गंदम की उतनी बिजवाई नहीं कर सकेगा और जो बेचारा खाद लेकर जाता है वो इस तरह समझे वो अपनी खाल उतरवा कर जाता है और धक्के खाते फिरते लाइनों में लगे हुए हैं किसान। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ ने किसान के लिए इतना रोना रोया, मैं समझा शायद किसान के सबसे बड़े हमदर्द यही है। मुस्लिम लीग की 5 साल हुकूमत में जितना किसान की आमदन में इजाफा हुआ वो अब 1 साल में कर चुके हैं। ये लोग एग्रीकल्चर का नाम लेते हैं मगर उन्होंने ज़राअत का बेड़ा गर्क कर दिया। ये बात दुरुस्त है। उन्होंने कहा कि IT के एक्सपोर्ट में पिछले साल 47% इजाफा हुआ, तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। ये लोग कहते हैं मशीयत तबाह हो गई। पिछले साल कोरोना के बावजूद हमारी मशीयत में 4% इजाफा हुआ। जनवरी के माह में 4% ग्रोथ 5% तक हो जाएगी। इनका भाई लंदन, समधी भतीजे सब लंदन में है। पीपल पार्टी नून लीग की दोनों हुकूमतों से हमारी एक्सपोर्ट में 27-28% इजाफा होने जा रहा है। उन्होंने कहा रिकॉर्ड की बात है कि 3800 अरब नून लीग ने टैक्स इकट्ठा किया था। हमने पिछले साल 4700 अरब, इस साल 6000 इकट्ठा करेंगे। लग रहा है कि शहबाज शरीफ को जानबूझकर गलत दादो शुमार दिए जाते हैं।
यहाँ तक तो बात ठीक है, टैक्स भी आपने ठीक इकट्ठा किया है, एक्सपोर्ट के हवाले से भी ठीक हो गया, लेकिन अवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा। उमर साहब, अवाम पिट रही है, अवाम मर रही है, अवाम यकीन करे फोड़े की तरफ हल्का सा हाथ रखेंगे वो फट जाएगा। इस तरह अवाम का हाल बुरा हो चुका है। ये अब जिस तरह उनके समधी भाई सागदार को सेनेटर पर जनाब दे दिया गया है इजाज़त कि वो आप सेनेटरशिप कर सकते हैं, सबका तनख्वाहें भी ले सकते हैं, तो ये क्या हो रहा है भाई? इसके हवाले से मेरा ख्याल है पाकिस्तानी कौम को बोलना चाहिए। इस पर वो जो तोते हैं ना, तोते, ये जो 7 बजे से 11 बजे तक बोलते हैं तोते, मन मर्जी के तोते जो फाल निकालते हैं, इन सब तोतों को इकट्ठे होकर बोलना चाहिए कि पाकिस्तान के साथ ये जुल्म नहीं होने। बैठे लंदन में मौजे वहाँ कर रहे हैं, पाकिस्तान में ये मफरूर है और सेनेटर भी यही है, तनख्वाह भी यहीं से लेंगे। क्या कानून है हमारा? क्या हमारा जनाब मौजे है कि जनाब जाओ आराम से? ये नून लीग ने किया था कि वो थे भी नहीं, उनको जनाब सेनेटर मुंतखब करा दिया और अब उनकी मौजें लगी हुई हैं। बहरहाल पाकिस्तानी अवाम को मैंने इन दोनों की गुफ्तगू भी सुना दी। इस पर पाकिस्तानी अवाम ने फैसला करना है कि सच क्या है और झूठ क्या है और जुल्म किसने किया है और कौन कर रहा है। लेकिन इसहाक डार वाली जो बात है कि उसकी सेनेटरशिप बहाल कर दी गई है, ये बात हजम नहीं हो रही। इस पर बहुत तकलीफ ना सिर्फ मुझे है बल्कि मुझ जैसे कई पाकिस्तानियों को है। इस पर आवाज़ पाकिस्तानी अवाम को उठानी चाहिए।